नमस्कार, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का इकोनॉमी की क्लास में स्वागत करता हूँ। इकोनॉमी की एनसीईआरटी सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने अपने रिवीजन के साथ साथ हमने क्लास नाइन्थ की जो एनसीईआरटी थी उसकी शुरुआत कर दी थी। उसका पहला चैप्टर हम पढ़ चुके थे। उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं तो जिनको हम आज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में जो पहला चैप्टर शुरुआत किया था तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहली चीज जो जानी थी, वो सबसे पहली चीज हमने जानी थी कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है। देखिए, इस बारे में हम लोगों ने इसलिए बात की थी कि ये इंग्लिश में तो आपको नाम अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक अलग भाव दे रहा है आपको, कंस्ट्रक्शन एक अलग भाव दे रहा है। लेकिन जब आप इनका हिंदी में नाम समझेंगे तो हिंदी में इनका नाम, कंस्ट्रक्शन को कहते हैं निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में कहते हैं विनिर्माण। अब निर्माण और विनिर्माण में डिफरेंशिएट करना, अंतर निकालना थोड़ा सा टफ है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन के तहत आपको बताया था कि जब कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर या भवन संरचना बनाई जा रही है तो वो जो भवन संरचना का निर्माण हो रहा है उसे हम निर्माण या कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, जैसे घरों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, घरों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी हो सकता है जहां पर रिक्वायरमेंट है। अब मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपने जो है ना न्यूज़पेपर में सुना सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा। मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण का मतलब होता है कि वस्तुओं का उत्पादन। तो जब हम वस्तुओं के उत्पादन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या शब्द यूज करते हैं, हिंदी में उसको हम कहते हैं विनिर्माण और इंग्लिश में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो विनिर्माण को लेकर अब बात करें अगर, तो ये कैसे और कहां पर होता है। तो विनिर्माण या वस्तुओं का उत्पादन एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और एक फिक्स्ड जगह होता है, जैसे कि आपकी फैक्ट्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अगर मुझे ये पेन बनाना है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ये पेन फैक्ट्री में ही बन सकता है, कहीं पर भी आप चाहें तो नहीं बना सकते हैं। तो विनिर्माण एक स्पेसिफिक जगह पे होता है, जबकि कंस्ट्रक्शन कहीं किसी भी तय जगह पर किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, निर्माण का मतलब होता है भवन संरचनाओं का निर्माण, जिसमें आपकी सड़कें भी आ जाती हैं, जिसमें आपके पुल आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स है, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीजें, आप अपना खुद का घर बनवा रहे हैं तो वो सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में आएंगी। जब वस्तुओं का प्रोडक्शन, उत्पादन हो रहा है तो वो सारी चीजें आपका मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। फिर दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी, वो दूसरी चीज हमने जानी थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधनों के अंतर्गत हमने एक चीज जानी थी कि उत्पादन कैसे होता है। तो जब हमने संसाधन की परिभाषा या डिफिनीशन को समझा तो ये बात निकल कर आई कि प्रोडक्शन करने के लिए संसाधन जरूरी होते हैं या संसाधनों की मदद से ही उत्पादन होता है। प्रोडक्शन रिसोर्सेस की मदद से ही होता है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के लिए जो रिसोर्सेस, संसाधन हैं, वो इनपुट की तरह काम करते हैं। ठीक है। वो कैसे काम करते हैं, वो इनपुट की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो वो कैसे काम करते हैं, अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तो इस प्रोडक्शन के लिए आपको जो इनपुट मिलेगा वो इनपुट होता है रिसोर्स। रिसोर्सेज जो हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो इस उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए इनपुट होते हैं। और यही इनपुट जब हम इनको कैटेगराइज करते हैं, श्रेणियों में बांटते हैं, तो इनको हम चार, हम मैंने आपको बताया था कि हम इनको चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। चार कैटेगरीज में
4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और ये 4 कैटेगरीज ही आपकी कहलाती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। अब इसके अंतर्गत हमने एक चीज ये जानी थी कि उत्पादन के साधन कौन कौन से थे। तो हमने उत्पादन के साधनों के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहला पढ़ा था लैंड या भूमि, और भूमि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वो सारे किस में आएंगे, भूमि के तहत आएंगे। और भूमि से आपको जो इनकम होती है वो किस रूप में होती है, रेंट के रूप में होती है। मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको ये बात याद होगी कि जो इनकम होती है, इनकम के लिए यही 4 फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही 4 फैक्टर्स ही जिम्मेदार होते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी देश जो इनकम करता है, जो आय करता है, वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से करता है। तो आय कैसे हो रही है, आपको समझ में आया। इनकम कैसे हो रही है, इनकम जो उत्पादन के जो 4 साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ये जो 4 साधन हैं, इन्हीं 4 साधनों के माध्यम से आय होती है, और ये 4 साधन ही मिलकर उत्पादन करते हैं। और यही 4 साधन जो हैं, यही जो है, ये जो हैं, ये रिसोर्सेज होते हैं। या हम यूं कह लें कि उत्पादन के लिए जिन रिसोर्सेज या संसाधनों की जरूरत होती है, उन रिसोर्सेज को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 जो कैटेगरीज हैं, यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन कहलाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और जो इनकम जनरेट होती है, इन्हीं 4 फैक्टर्स की वजह से ही होती है। तो जब आपने लैंड पहला जो आपने पढ़ा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड के अंतर्गत जो रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं। और लैंड के अंतर्गत जो हमारी कमाई या इनकम होती है, वो रेंट के रूप में होती है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उसके लिए कमाई का जरिया रेंट क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज बेस है, जो प्राकृतिक संसाधनों का आधार है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, वो लैंड है। ठीक है। तो इसीलिए चूंकि लैंड है, तो इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो पहला फैक्टर है, उसका नाम ही लैंड, उसको नाम ही लैंड कर दिया गया है। और उसमें इनकम क्या होगी, फिर अगेंस्ट लैंड रेंट होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद जो हमने दूसरा फैक्टर पढ़ा था, वो दूसरा फैक्टर क्या था, लेबर, जिसको आप कह सकते हैं श्रम हिंदी में। और श्रम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, ये मानव संसाधन लेबर के अंतर्गत आते हैं। रिसोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेस 3 टाइप के हैं, नेचुरल रिसोर्स, फिर मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। ये रिसोर्सेज ही मिलकर उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करते हैं। और इन रिसोर्सेज को जब हम कैटेगराइज करते हैं, तो इनकी 4 कैटेगरीज निकल कर आती हैं। इन चारों कैटेगरीज को ही हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और यही चारों कैटेगरीज, यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम जनरेट करते हैं। ये मैंने क्रम से आपको एक चीज बता दी है, तो आप इसको जो है ना, वीडियो पॉज कर करके प्लीज इसको नोट कर लेना। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी समझ आपको हो जाएगी इसके बारे में। अब उसके बाद क्या है कि दूसरा जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो लेबर है, यानी कि श्रम। और उसमें जो हम यूज कर रहे हैं, कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स। और जब हम लेबर फैक्टर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है, तो इसमें इनकम कैसे होगी, तो इसमें जो इनकम होगी वो वेजेस के रूप में होगी। वेजेस को हिंदी में क्या कहेंगे, मजदूरी। मजदूरी के रूप में इसमें इनकम होगी। फिर तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा था, तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था कैपिटल। और कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में आपके क्या क्या चीजें आएंगी। कैपिटल में आपका आएगा मैन मेड रिसोर्स, रिसोर्सेज, और प्लस कैश। ठीक है, पूंजी। तीसरा संसाधन कौन है उत्पादन का,
कैपिटल यानी कि पूंजी, और पूंजी के तहत आपकी क्या क्या चीजें आएंगी? जो मानव निर्मित संसाधन है। अब मानव निर्मित संसाधन क्या है? कि भाई उत्पादन करने के लिए आपको कुछ मशीनें चाहिए, तो मशीनें वो रिसोर्स हुई कि नहीं हुई? और वो कैसे रिसोर्स हैं? वो मैन मेड रिसोर्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब उत्पादन करने के लिए आपको किसी बिल्डिंग की जरूरत है, तो वो बिल्डिंग भी एक रिसोर्स है, और वो कैसा रिसोर्स है? वो मैन मेड रिसोर्स है। क्लियर? टूल्स चाहिए आपको, तो टूल्स कैसे रिसोर्स हैं? औजार, वो औजार भी मैन मेड रिसोर्स हैं। तो यहां पर क्या है? पूंजी के तहत आपके मैन मेड यानी कि मानव निर्मित संसाधनों का प्रयोग होता है, और उसके बाद प्लस कैश। ठीक है, ये कैश किस लिए? कि जो है आप अपने जो है ना डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आप भुगतान कर सकें। ठीक है, क्योंकि उत्पादन के क्रम में, किसी भी चीज के प्रोडक्शन के क्रम में आपको कई जगह कई तरीके का खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो पूंजी के तहत आपको कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? मैन मेड रिसोर्सेज यानी मानव निर्मित संसाधन आएंगे पूंजी के तहत, और कैश आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो मैन मेड रिसोर्स हैं, ये कैसे रिसोर्स हैं? ये फिक्स्ड हैं। और ये जो कैश है, ये कैसा है? वर्किंग। तो इसमें जो मैन मेड रिसोर्स हैं, ये फिक्स्ड कैपिटल हैं। तो इसको चलो मैं आगे अलग से बताता हूं। ठीक है, जब टाइप ऑफ कैपिटल बताऊंगा, और ये वर्किंग कैपिटल है। तो इसको मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये जान लीजिए कि पूंजी के तहत हमारे मैन मेड रिसोर्सेज आएंगे और कैश आएगा। ठीक है, और इसमें इनकम कैसे होगी? तो इसमें जो आपकी इनकम होगी, वो होगी इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के रूप में। लैंड के अगेंस्ट हमारी जो कमाई होगी, वो रेंट के रूप में होगी। लेबर के अगेंस्ट जो हमारी कमाई होगी, वो वेजेस के रूप में यानी मजदूरी के रूप में होगी। और कैपिटल के अगेंस्ट जो कमाई होगी, वो ब्याज के रूप में होगी। फिर चौथा रिसोर्स हमने जो पढ़ा था, जो चौथा रिसोर्स पढ़ा था, वो कौन सा था? जो चौथा रिसोर्स हमने पढ़ा था, इंटरप्रेन्योरशिप। जिसको आप हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। उद्यमिता जो है, ये एक मानवीय गुण है, ह्यूमन नेचर या क्वालिटी है। उद्यमिता के अंतर्गत कोई रिसोर्स नहीं, ये एक मानवीय गुण है। और ये कैसा गुण है? ये व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता है। ठीक है, व्यक्ति के रिस्क लेने की क्षमता, किसी भी चीज के उत्पादन करने की क्षमता, वो कहलाता है इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है कि ऊपर के लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो तीन रिसोर्सेज हैं, इनको जो है ऑर्गेनाइज करके, कंबाइन करके, इनको इस तरीके से यूटिलाइज करता है ताकि उनसे प्रोडक्शन किया जा सके। तो ये जो गुण होता है, ये जो ह्यूमन नेचर है, ये जो ह्यूमन क्वालिटी है, ये गुण और नेचर, यही कहलाता है उद्यमिता। और ये नेचर सबके अंदर नहीं होता, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। तो रिस्क लेने की क्षमता, या रिस्क लेने वाला इंसान, जो उत्पादन कर रहा है, जो उत्पादन गतिविधियों में भाग ले रहा है, वो अपनी पूंजी लगा रहा है, वो कई तरीके के भुगतान कर रहा है, वो लैंड को लेकर, उत्पादन करने वाला लैंड को लेकर रेंट दे रहा है। अब मैंने अगर मान लीजिए ये पेन बनाने की एक फैक्ट्री लगाई, मैं एक इंटरप्रेन्योर हुआ, उद्यमी हुआ, क्योंकि मैंने रिस्क लेने की क्षमता, मेरे अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। मैंने प्रोडक्शन करने की का रिस्क लिया। और रिस्क कैसे है? क्योंकि मैं इस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर खर्च करूंगा, यानी लैंड के ऊपर खर्च करूंगा, तो उसके अगेंस्ट में मुझे रेंट देना पड़ेगा। फिर मैं मजदूर हायर करूंगा, उनके अगेंस्ट में मुझे क्या देना पड़ेगा? वेजेस देने पड़ेंगे, यानी मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर मुझे जो है कुछ कैपिटल यानी कि पूंजी की जरूरत पड़ेगी। उस पूंजी के तहत मुझे इस पेन बनाने के लिए मशीनों की जरूरत होगी। इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक और भी जो मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो जो मशीनों की जरूरत होगी, वो हमारी क्या है? वो हमारी मैन मेड रिसोर्सेज के तहत आ जाएगा। अब उन मशीनों को खरीदने के लिए भी तो मुझे पेमेंट करना होगा। तो मैं मजदूरी भी दे रहा हूँ, लैंड के लिए मैं रेंट भी दे रहा हूँ, फिर अब कैपिटल
पूंजी के खरीदने के लिए, यानी कि मशीनों को खरीदने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं। और ये सारे पेमेंट करने के बाद मैंने जो एक साहस दिखाया है इस पेन को की कंपनी खोलने का, इसके उत्पादन की एक यूनिट स्टैब्लिश करने का, वो जो साहस है, वो जो मैंने रिस्क लिया है, वही साहस और रिस्क क्या कहलाता है? इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उद्यमिता। और इसमें कैसा प्रॉफिट होता है? इसमें, सॉरी, प्रॉफिट नहीं, इसमें कैसा इनकम होता है? तो जो इनकम होती है वो प्रॉफिट के रूप में होती है। इनकम किस रूप में होती है? प्रॉफिट के रूप में होती है। आप विचार करिए, बैठिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सोचिए, क्या आय सृजित करने का, इनकम जनरेट करने का ये 4 माध्यम छोड़कर कोई और माध्यम है? तो आप पाएंगे कोई और माध्यम इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इनकम जनरेट कर रहा है तो या तो वो किराया ले रहा है कहीं से, या तो वो मजदूरी ले रहा है, नौकरी पे लगा हुआ है, या तो वो आ, अपना इंटरेस्ट, ब्याज पे काम, ब्याज के रूप में कमाई कर रहा है, और या फिर वो जो है उद्यमी है तो वो प्रॉफिट लेकर कमाई कर रहा है। इसके सिवा कमाई का, इनकम जनरेट करने का और कोई तरीका नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कल पढ़ लिया था। फिर उसके बाद जो हमने अगली चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या है। अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी? कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? कोई भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, संरचना, कुछ भी जो आपके लिए इनकम जनरेट करे वो कैपिटल है। एनी पर्सन, एनी आइडिया, एनी ऑब्जेक्ट, एनी स्ट्रक्चर, एनीथिंग which generates income for you, that is capital for you. कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार, कोई भी संरचना, कोई भी कार्य जो आपके लिए आय का सृजन करे, इनकम जनरेट करे, वो आपके लिए पूंजी होगी। तो क्या कैपिटल समझ में आ गया? अब जैसे मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको बताया कि जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो कैपिटल है। अब वहां पर जो मशीनें हैं, वहां पर जो फैक्ट्री के लिए मैंने जो बिल्डिंग है, तो वो मशीनें और वो बिल्डिंग मेरे लिए इनकम जनरेट करने का एक जरिया हुआ। तो वो मेरे लिए क्या हुआ? पूंजी। अब मैंने जो मजदूरों को हायर किया है, तो वो मजदूर मेरे लिए क्या है? पूंजी, ह्यूमन रिसोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इनकम जनरेट करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी आइडिया, कोई भी पर्सन, कोई भी कार्य, एनी वर्क, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका पूंजी कहलाता है। अब प्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, ठीक है, प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव में अगर आप कहेंगे कि व्हाट इज दैट कैपिटल या पूंजी के कितने टाइप हैं, तो मैंने आपको बताया 2 प्रकार की पूंजी है। एक है, पहला कौन सा प्रकार है? पहला है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या है? कि मैंने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए जो बिल्डिंग ली, इस पेन की फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए जो बिल्डिंग ली, वो मेरी क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। जो मैंने मशीनें और औजार खरीदे, वो क्या होंगे? फिक्स्ड कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल या स्थिर पूंजी, हिंदी में क्या कहेंगे? स्थिर पूंजी। ये स्थिर पूंजी इसलिए है क्योंकि इन मशीनों का, इन औजारों का, इन उपकरणों का और उस बिल्डिंग का मैं उत्पादन की क्रिया में बार बार इस्तेमाल करता रहूंगा और वर्षों तक इस्तेमाल करता रहूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मुझे 100 पेन का ऑर्डर मिला और उस 100 पेन के ऑर्डर को मैंने पूरा करने के लिए मैंने एक बिल्डिंग ली, और मतलब मेरे पास जो बिल्डिंग है, मैंने मान लीजिए कि पहले से ही मेरे पास एक फैक्ट्री है, पहले से ही मैं ये पेन बनाता हूं, और उसके बाद जो है ना मुझे 100 पेन बनाने का ऑर्डर मिला, तो मैं, ऐसा नहीं होगा कि वो 100 पेन बनाने के बाद मेरी वो बिल्डिंग गायब हो जाएगी। मुझे अगला जब ऑर्डर मिलेगा तो उस अगले ऑर्डर के टाइम पर भी मेरे पास वो बिल्डिंग मौजूद रहेगी। जब अगला ऑर्डर मिलेगा तो उस अगले ऑर्डर के टाइम पर भी जो टूल्स, जो औजार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो औजार मेरे पास रहेंगे। जब मुझे अगला ऑर्डर मिलेगा तो जो इक्विपमेंट या हम मशीनरी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मशीनरी मेरे पास रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये रिपीटली जो है ना बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रक्रिया में। तो ये जो पूंजी कहलाती है, ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल?
वर्किंग कैपिटल यानी कि आप जिसको कहते हैं कि कार्यशील पूंजी क्या है। तो कार्यशील पूंजी क्या होती है कि आपको जो है ना, जो कैश, मैंने आपको बोला था ना कि उसमें एक तो हो गया मैन मेड रिसोर्सेज। तो मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फिक्स्ड कैपिटल में आ गए, और कैश हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि इस कैश से हम क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, यानी कि कच्चा माल। फिर उसके बाद हम वेजेस या मजदूरी देंगे मंथली। हाँ है ना, मान लीजिए पेन बनाने में मुझे 6 महीने का समय लगना है 100 पेन बनाने में, तो हर महीने मुझे मजदूरी देनी है ना, तो हर महीने मजदूरी हम पे कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम बहुत सारे बिल्स आ रहे होंगे, वो बिल्स मुझे पे करने, बिजली का बिल आ रहा है, टेलीफोन का बिल आ रहा है। वर्कर्स के लिए आपने कुछ खाने पीने का, टी टाइम कुछ अरेंज कर रखा है कि भाई ये 15 मिनट वर्कर्स के लिए हम जो ना, एक चाय कंपनी की तरफ से चाय ऑफर रहेगा, तो वो जो आप रिफ्रेशमेंट जो आप वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे, चाय पानी चाय नाश्ता, तो उसका खर्च आएगा। तो जो डे टू डे एक्टिविटी, दैनिक कार्यों के लिए जो पूंजी इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया। तो यहां तक कल हमने बातें हमने जो है ना सारी चर्चा कर ली थी। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जैसे स्कूलों में क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएं, तो वैसा आपको आप पढ़ने की जरूरत नहीं, तो हम पढ़ाएं क्यों? आपको कोई स्कूल का एग्जाम तो पास करना नहीं है, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। और कम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए आपके अंदर जो ये एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी समझ होनी चाहिए। तो वो समझ जो है ना, हम वही समझ आपके अंतर्गत आपके अंदर विकसित कर रहे हैं। ठीक है। अब हम अपने जो है ना कल का जो हमने जहां से छोड़ा था वहां से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब जब हम पहला चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर फिर इरिगेशन यानी कि सिंचाई की बात की गई है। ठीक है, तो आप उसमें चैप्टर में देख लीजिएगा कि किस पैरा में इसकी बात की गई है। तो भारत में इरिगेशन या सिंचाई को लेकर, ठीक है, इरिगेशन या जिसको हम कहते हैं सिंचाई, तो सिंचाई को लेकर पैरा में ये बताया गया है कि पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि भारत में जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर लैंड है, उसका 40% एरिया वो है वेल इरिगेटेड। मतलब वहां पर जो सिंचाई है वो अच्छी तरीके से सिंचाई हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वहां पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हैं। और जो टोटल भारत का एग्रीकल्चर लैंड है उसका 60%, ये दोनों जो आंकड़े हैं 60% और 40% ऑलमोस्ट है, लगभग है। ठीक है, तो आप इसके पहले लगभग आप जरूर लगा दीजिएगा कि भारत की टोटल एग्रीकल्चर लैंड, कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 40% वेल इरिगेटेड है, यानी कि अच्छी सिंचाई की सुविधा वहां पर है। और 60% वो लेस इरिगेटेड है, यानी कि वहां पर सिंचाई की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। और ये जो पॉइंट है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन इकोनॉमी में एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर साल सवाल आए हैं पिछले 10 सालों में मेंस में। ठीक है, और जिस टाइम आप मेंस दे रहे होंगे उस टाइम के लिए भी मैं आज ही से दावा कर सकता हूं, आप किसी भी साल में मेंस दें कि इरिगेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस चीज को जो है ना, ये मेंस के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को आप समझ मतलब कि याद भी कर लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। अब जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो 40%, लगभग ऑलमोस्ट 40% जो इलाका, वो कौन सा है? तो वो इलाका हमारा है रिवर प्लेन, जिसको हिंदी में कहेंगे नदी समतल, नदी समतल का एरिया, रिवर प्लेन एरिया। ठीक है। और दूसरा कौन सा एरिया है हमारा? कोस्टल एरिया। दूसरा कौन सा है? कोस्टल एरिया। ठीक है, ये जो दो एरियाज हैं,
वो हमारे वेल इरिगेटेड है, और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड का लगभग 40% भाग है। अब हमारा जो रिवर प्लेन का एरिया है वो कौन सा है? तो हमारा पंजाब, 5 नदियां वहां पर, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा। तो पंजाब इलाका, फिर हमारा हरियाणा, फिर हमारा दिल्ली, फिर यूपी, फिर उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम का कुछ क्षेत्र। ठीक है। कौन कौन सा हमारा रिवर प्लेन के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया है जो वेल इरिगेटेड है? वो हमारा पंजाब से शुरू करिए, फिर उसके बाद आपका हरियाणा हो गया, फिर दिल्ली हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर झारखंड हो गया, और फिर उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और लास्ट में जो ना असम का कुछ मैदानी भाग। तो ये जो इलाका है, इसमें यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर लैंड का जो जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हैं। और उसके बाद दूसरा एरिया कौन है? कोस्टल एरिया। तो हमारे भारत में जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में हमारा जो कोस्टल एरिया है, एक तरफ आपका पश्चिमी घाट है और दूसरी तरफ आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों घाट भी जो है ना, इन दोनों इलाकों में भी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी वेल इरिगेटेड है। तो क्या ये बात आपको याद हो गई? आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, और बुक में दिया है तो बुक से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि नोट्स आपको मिलेंगे ऐप पर, क्योंकि ये क्लासेस आगे जो है ना कंटिन्यू ऐप पर रहेंगी। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है ना नोट्स मिलेंगे, तो वहां से आप नोट्स इनको ले लीजिएगा। लेकिन आप अपने हाथ से खुद के स्वयं के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा लेस इरिगेटेड एरिया जो ऑलमोस्ट 60% है, उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा? तो इसके अंतर्गत जो आता है वो हमारा आता है साउदर्न प्लेट्यू। ठीक है। दक्षिण का जो पठारी इलाका है वो आता है। और दूसरा हमारा कौन सा है? राई एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है। तो कौन सा हमारा ये कौन सा एरिया है जहां पर कम सिंचाई की सुविधाएं हैं? तो वो हमारा दक्षिण का पठार, साउदर्न प्लेट्यू है। और उसके बाद गुजरात और राजस्थान का शुष्क क्षेत्र, यहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर सिंचाई की सुविधाएं कम है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, याद हो गई? ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये मेंस के एस्पेक्ट, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या चीज है? आगे जो चैप्टर में डिस्कशन किया गया है वो किया गया है कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम होते हैं। जाड़ा, जाड़ा, गर्मी और बरसात। ठीक है, विंटर एंड दैट रेनी सीजन एंड समर सीजन। तो इसी के अकॉर्डिंगली, इसी के तहत जो हमारा फसल है, वो जो हमारी फसलें हैं उनका भी जो है पैटर्न अलग अलग है। जाड़े में कुछ हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कुछ अलग है सर्दियों के मौसम में। फिर उसके बाद गर्मियों के मौसम में जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कुछ अलग है। फिर हमारा रेनी सीजन में कुछ अलग है। तो इस आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सीजन, हमारे देश में 3 प्रकार के जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं या उनका उत्पादन किया जाता है। 3 प्रकार के क्रॉप्स हैं। पहला कौन सा है? ठीक है, तो इसको आप हेडिंग चाहे तो डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए। अब उसके बाद पहला टाइप कौन सा है? तो पहला टाइप आपका आ जाएगा खरीफ। खरीफ की फसल ये किस सीजन में होती है? तो जो रेनी सीजन होता है, किस सीजन में खरीफ की फसल होती है? रेनी सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में खरीफ की फसल होती है। रेनी सीजन होता है, उस टाइम पे जो फसल हम उगाई जाती है, उस जो हमारा कल्टीवेशन किया जाता है, उसे हम कहते हैं खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल में कौन कौन सी मेन फसलें होती हैं? तो खरीफ की फसल में आप नोट कर सकते हैं कि आपका जो है राइस हो गया, यानी कि चावल, मेज, मक्का, फिर आपका हो जाता है पीनट, मूंगफली। देखिए फसलें तो बहुत हैं,
लेकिन कुछ मेन मेन आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि सारा का सारा आपको रट लेना है, क्योंकि ये नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये मतलब कि ये खरीफ में कौन कौन सा कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं। ये सारा टाइम अब जा चुका है। ठीक है, लेकिन आपको अपना इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो कौन कौन सी फसलें हैं? चावल हो गया, मेज होगा यानी कि मक्का हो गया, पीनट हो गया, फिर उसके बाद आप क्या हो सकता है, कॉटन, फिर सुगर केन, कॉटन यानी कि कपास, शुगर केन यानी कि गन्ना, और क्या हो सकता है, आपका सोयाबीन। ठीक है, तो ये सारी फसलें जो हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरी फसल कौन सी है? तो ये तो बारिश की फसल हो गई। अब सर्दियों के मौसम में कौन सी फसल होती है? तो सर्दियों के मौसम में हमारी होती है रबी। रवि नहीं है, रबी है, RABI। ठीक है, रबी की फसल। तो रबी की फसल कब होती है? रबी की फसल होती है हमारे विंटर सीजन में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसल होती है? तो इसमें आपका हो सकता है व्हीट, गेहूं, मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि आपका क्या हो गया, सरसों, और क्या है, ग्राम, चना। ठीक है, और कौन सी फसल आती है, पीज, मटर। ठीक है, तो व्हीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है, पीस है, और कोई भी फसल है तो आप अपना ऐड कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो ये सारी फसल कैसे कैसे हैं? जैसे सीसेम यानी कि तिल। ठीक है, ये भी जो है ना सर्दियों के मौसम में है, बाकी आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चार पांच एग्जाम्पल सभी के पता हो उतना काफी है। तो ये सारी जो फसलें हैं ये विंटर सीजन में होती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम रबी की फसल कहते हैं, यानी कि रबी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा जो टाइप है वो कैसा है? वो हमारा है रेनी सीजन के लिए, ओ दैट समर सीजन के लिए। तो समर सीजन वाली फसल को हम क्या कहते हैं, जायद, ZAID। ठीक है, हिंदी में कहेंगे जायद, ऐसे लिख देंगे, और इंग्लिश में लिख देंगे ZAID। ठीक है, अब जायद यानी कि गर्मियों में फसल। तो गर्मियों में आपको अभी देखिए गर्मियां आ भी रही हैं, तो इस समय हमें क्या फसलें दिखाई देती हैं? तो इस समय जो है ना हमें फल वो दिखाई देंगे जिनमें ज्यादा पानी होता है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका वाटरमेलन, और कौन सा है, मस्क मेलन। ठीक है, वाटरमेलन यानी आपका क्या हो गया, तरबूज, मस्क मेलन खरबूजा। फिर उसके बाद और कौन सी चीजें आप देखते हो, ककड़ी जिसको आप कहते हैं कुकुम्बर। ठीक है, ककड़ी हो गई, कुछ प्रकार की वेजिटेबल्स, कुछ वेजीज। ठीक है, सभी नहीं, कुछ कुछ सर्दियों के मौसम में भी होती हैं। ठीक है, तो कुछ सर्दियों के मौसम भी होती है, आप यहाँ पर डाल भी सकते हो कि सम वेजीज। सर्दियों के मौसम में भी तो कुछ सब्जियां होती हैं, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है ना, तो वो भी चीजें आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपका कुछ वेजीज हो गई, और एक चीज आपने ध्यान दी होगी, फॉडर क्रॉप्स, यानी कि पशुओं को देने वाला जो चारा है, जिसको मेरे गांव की साइड में जिसको हम कहते हैं बरसीन। ठीक है, तो वो जो फॉडर क्रॉप्स क्रॉप्स हैं उनका भी जो है ना यहाँ पर खेती की जाती है, उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे उनको अलग अलग नाम दिया गया होगा। जो मेरी साइड है जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा गांव है, तो वहाँ पर उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बरसीन। और मतलब कि जानवरों के लिए, घर में जो जानवर हैं तो उसके लिए हम लोग जो है ना काटने जाते हैं, फिर शाम को जो है ना काटने जाते हैं, तो वो शाम को और सुबह के लिए चारे के लिए काम करता है। तो वो ऐसा चारा भी गर्मियों में उपजाया जाता है। तो क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि आपकी कौन ये जो फसलें हैं पर्यावरण दैट सीजन के हिसाब से कौन कौन सी फसलें हैं? क्लियर? अब उसके बाद अगला क्या चीज है, अगला जो टॉपिक आपके उसमें है किताब में जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पहले चैप्टर में हमें चर्चा करनी चाहिए, वो है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम।
मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्या हमें पढ़ना चाहिए? बहुविध फसल प्रणाली, ये क्या होता है? ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है, इसकी डिफिनीशन पहले जान लेते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर। कल्टीवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप, मैं लिख देता हूं। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में क्या रहेगा? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम है क्रॉपिंग का, तो हिंदी में क्या रहेगा कि एक वर्ष में किसी जमीन के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसलों को पैदा करना मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। एक वर्ष में जमीन के किसी एक टुकड़े पर एक से अधिक फसलों को पैदा करना मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्यों किया जाता है? ये सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट किया है? और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमने अभी अडॉप्ट किया है, ये हम सदियों से यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नाम उसको अभी दिया गया है। और ये हम क्यों फॉलो कर रहे थे? क्योंकि रबी है, खरीफ है और जायद की फसलें हैं, तो ये सारा जो पैटर्न था ये तो हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं और इसको नाम अब दिया गया है। और ये किस लिए बताया गया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो बढ़ सके। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्यों हमने अडॉप्ट किया? हालांकि अडॉप्ट किया हम तो सदियों से कर रहे हैं, लेकिन हम ये सिस्टम क्यों फॉलो करते हैं? क्वेश्चन ये है, हम ये मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी हमने समझ लिया। अब उसके बाद अगला क्या कॉन्सेप्ट है? तो उसके बाद चैप्टर में बात की गई है ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हरित क्रांति की। ठीक है, तो अगला क्या बात की गई है चैप्टर में? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, बेसिक पहले समझ लेते हैं। हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो लेट 60s में की गई थी। इसका जो सारा ड्राफ्ट और जो प्लान था वो 1965-66 में तैयार हो चुका था और इस 67-68 के आसपास हरित क्रांति को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो जब पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी शुरुआत जो की गई थी, पहला पॉइंट क्या होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में, कि इसकी शुरुआत की गई थी लेट 60s में। ठीक है, यानी कि 1965 के बाद के वर्षों में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसका जनक, इसका फादर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये हमारे एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, वो थे एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। कौन है हमारा दूसरा? इसका जो फैक्चुअल फैक्ट के बारे में देख लेते हैं पहले। तो दूसरा क्या फैक्ट है इसका? तो इसके फादर या जनक कौन थे? एमएस स्वामी नाथन। ठीक है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत क्या किया गया था? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत
तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हिंदी में कहेंगे उच्च उपज वाले बीज, उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया था। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उच्च उपज वाले, मैं लिख देता हूं, उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया। ठीक, अब अगला जो फैक्ट है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये किस क्षेत्र में, किस एरिया में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था। तो वो कौन से 2 एरिया थे? चौथा फैक्ट इसके बारे में, तो वो थे पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। तो चौथा फैक्ट क्या हुआ कि किन क्षेत्रों में ग्रीन रिवॉल्यूशन को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, अब इसके साथ एक पांचवा फैक्ट है। अब पांचवा फैक्ट इसमें जो है ना, आप चाहें तो इस पॉइंट नंबर 3 में ऐड कर सकते हैं कि HY सीड्स ये कौन सी फसल के थे। ठीक है, तो आप यहीं चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HY सीड्स, ये किसके थे? ऑफ राइस एंड व्हीट। ठीक है, चावल और गेहूं के उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये 4 फैक्ट आप जो है ना नोट कर सकते हैं। ये 4 फैक्ट आपकी किताबों में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि लेट 60s में MS स्वामीनाथन जो इसके जनक थे, उनके अंतर्गत, उनके सुपरविजन में इसको शुरू किया गया। कौन से इलाके में शुरू किया गया? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। और इसके अंतर्गत किया क्या गया? इसके अंतर्गत चावल और गेहूं के उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। तो ये बात तो हो गई कि भाई ये हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। अच्छा, जरूरत क्यों थी? अब थोड़ा सा इसका जो है ना कॉन्सेप्चुअल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत ये थी कि जब हम आजाद हुए थे, तो आजादी के बाद जो है ना हमारे पास जो है ना भोजन की बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पोषण से वंचित रह जाता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अच्छा हम उसके लिए जो है ना निर्भर किस पे थे? तो हम अमेरिका पर निर्भर थे, पर वहां से जो गेहूं और जो अनाज आता था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि हम एक देश के तौर पर भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए, बेसिक नीड के लिए हम किसी एक दूसरे देश पर डिपेंड हैं। तो इससे बुरा किसी देश के साथ कुछ नहीं हो सकता। कोल्ड वॉर का टाइम था, USSR और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, और दोनों ही जो महाशक्तियां वो चाह रही हैं कि जो है ना विश्व के देशों को अपनी तरफ, उनका ध्रुवीकरण या अपनी तरफ उनको मिलाएं हम। तो रशिया अब विश्व के देशों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था। और जब ऐसी कोशिशें होती हैं तो इसमें कई बार जो है ना ब्लैकमेल होने की सिचुएशन भी बन जाती है। एज ए कंट्री जब हम अमेरिका जैसे देश पर निर्भर हैं, जो जिसको आप कह सकते हो कि अनइथिकल आइडियोलॉजी पर वो चलने वाली कंट्री है, जिसका कोई एथिक्स ही नहीं। आप देखते हो कि उसने मिडिल ईस्ट में कितनी तबाही मचा रखी है। यूक्रेन को भी बेचारे को बीच में फंसा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, तो अब यूक्रेन को रोना पड़ रहा है बुरी तरीके से। पहले ये हुआ कि नाटो में तुम्हें शामिल कर लेंगे, लेकिन बात अब उसके बाद तो आप देख ही रहे हो कि यूक्रेन का क्या हाल है। नॉर्थ ईस्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम ऐसे देश के ऊपर, हम फूड जैसी बेसिक नीड के लिए हम डिपेंड थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब हम 60s के उसमें दशक में हम देखते हैं, तो 1962 को इंडो चाइना वार हो गया।
1965 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर हो गया। फिर 1965 और 66 में एक बड़ा फेमाइन आ गया, अकाल आ गया। यानी कि 5 से 6 सालों के अंदर ही भारत को तीन तीन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 62 में इंडो चाइना वार, 65 में इंडो पाकिस्तान वार और 65-66 में अकाल। और ये तीन चुनौतियां तब हैं जब हम डिपेंड अपने फूड जैसे बेसिक नीड के लिए, हम डिपेंड किस पर हैं? दूसरे देशों पे डिपेंड है। तो इस चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में फिर जो है जो हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया और सबसे पहले गेहूं और चावल, इन दो फसलों के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यानी कि उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले टारगेटेड एरियाज थे जहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। और वहां फिर जो है ना, जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो वहां पर आगामी कुछ वर्षों में हम ये देखा गया कि वहां पर जो है ना उत्पादन बढ़ा। लेकिन अब मेंस के एस्पेक्ट से, ये सारी चीजें तो आपने समझ ली, मेंस के एस्पेक्ट से और स्पेशली इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से इसके कुछ दुष्परिणाम, ठीक है, ड्रॉबैक्स भी थे। क्योंकि जो HY सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का हम इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये जो एग्रीकल्चर था, ये मॉडर्न टेक्निक का एग्रीकल्चर था। और ये हमने जो मॉडर्न टेक्निक, एग्रीकल्चर की इस मॉडर्न टेक्निक को, इस आधुनिक विधि को हमने किस लिए अपनाया? तो इस आधुनिक विधि को हमने इसलिए अपनाया ताकि हम अपनी उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि उत्पादकता को बढ़ा सके और खाद्यान्न यानी कि फूड के मामले में हम आत्मनिर्भर बन सके। अब हमने ये शुरू किया, हमने अपनी उत्पादकता भी बढ़ाई और आगामी आने वाले 10 वर्षों में हम जो है ना इसमें सक्षम, धीरे धीरे हम अपने पैरों पे खड़े होने लगे। उत्पादन इतना होने लगा कि हमारी निर्भरता आगे आने वाले 15-20 वर्षों में लगभग समाप्त हो गई। और अब हम सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सरप्लस प्रोडक्शन क्या है, मैं आपको अभी आगे बताता हूं, वो चैप्टर के लास्ट में है। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक के अंतर्गत, इसमें कुछ शर्तें थी। वो शर्तें ये थी कि ये जो हमारा HY सीड था, HYV सीड्स, ठीक है, अगर इन बीजों से हमें हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, हाई प्रोडक्शन चाहिए, उच्च उत्पादन चाहिए, तो इसके लिए तीन शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त यह थी कि आपका जो मोर इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड, यानी कि जो सिंचाई है, वो सिंचाई में ज्यादा जल की जरूरत थी, यानी एक सीमा से ज्यादा, या आप शुद्ध हिंदी में कहो तो बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को। ठीक है, बड़ी मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब दूसरा इसके साथ क्या कंडीशन थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका इस्तेमाल करना जरूरी था। एक तो हमें ज्यादा सिंचाई करना जरूरी था, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना जरूरी था, और तीसरी जो कंडीशन थी, पेस्टिसाइड्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कीटनाशक। तो ज्यादा सिंचाई के लिए ज्यादा जल की जरूरत थी इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए, फिर रासायनिक खाद की जरूरत थी, और पेस्टिसाइड यानी कीटनाशकों की जरूरत थी। ये जब तीनों चीजें, जब इनका इस्तेमाल किया जा रहा था या इनका इस्तेमाल होगा, तभी ये जो HY सीड्स थे ये अपना उच्च उत्पादन दे सकते थे। तो इसके लिए उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये तीनों काम भी किए गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
तो अब इसमें ड्रॉबैक क्या था? तो जब हम जल को लेकर बात कर रहे हैं, तो जो हमारा जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी है, तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? ये रिवर प्लेन है, यानी कि ये नदी का मैदानी भाग है। अब नदी के मैदानी भाग में भूजल तो खैर पर्याप्त मात्रा में होता है, आप जानते हैं, और जमीन भी उपजाऊ होती है। अब वहां पर हम HYV शीट्स इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें जो है ना ज्यादा अब इरिगेशन या बहुत अधिक सिंचाई की जरूरत है। अब वो सिंचाई कैसे की गई? तो उस सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ट्यूबवेल्स लगाए गए और ट्यूबवेल्स के माध्यम से सिंचाई की गई। अब धीरे धीरे अब उसका ड्रॉबैक क्या निकल कर आ रहा है कि अब इन इलाकों में जहां पर HY सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, और जहां जहां भी HY सीड्स उच्च उत्पादकता वाले जो बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर क्या है कि अब जो भूगर्भ के अंदर जो जल है, वो उस जल का लेवल कम हो गया है। तो वाटर लेवल डिप्लीट कर गया है वहां पर। पहले जहां 60 फीट पे पानी मिल जाता था, आज वहां 140 फीट पे भी पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज, तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया, इसको आप नोट करिएगा कि अधिक सिंचाई की वजह से जो हमारा भूजल है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, वो डिप्लीट हो गया है, उसका जो लेवल है वो डिप्लीट हो गया है। या हिंदी में हम उसे कहें कि जो हमारा भूजल है उसका जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। पहले जहां हमें 40 फीट या 60 फीट पे अच्छी मात्रा में शुद्ध जल मिल जाता था, आज 140 फीट, 180 फीट पे भी जल नहीं मिल रहा है, कई जगह ऐसी हैं। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हमें करना जरूरी है HY सीड्स के साथ, उच्च उत्पादकता वाले बीजों के साथ। तो जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, रसायन का प्रयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का, तो उससे जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? वो पड़ेगा वहां की सॉइल पे, मृदा पे, मिट्टी पर। और वो क्या दुष्परिणाम होगा? उसमें क्या है, उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी, लवणता बढ़ेगी, और जब सैलिनिटी बढ़ेगी तो उस एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब लैंड की प्रोडक्टिविटी, लैंड यानी सॉइल की प्रोडक्टिविटी, अब उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फिर किसान क्या करता है? और अधिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है। अब इससे क्या है कि उत्पादन तो चलो मेंटेन रहा, लेकिन फिर क्या है कि उसमें सैलिनिटी जो है ना उसमें और बढ़ गई। तो धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रहती है, और अंत में फाइनली होता क्या है कि वो जो जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो बंजर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी उसके पोषक तत्व थे वो समाप्त हो चुके होते हैं। और दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि सैलिनिटी बढ़ती है, और फिर जो धीरे धीरे जो वो कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो जो सॉइल है, वो क्या हो जाती है? इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर हो जाती है धीरे धीरे। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है केमिकल फर्टिलाइजर्स का? अब केमिकल फर्टिलाइजर्स पड़े, फिर ऊपर से बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई किया, तो अब केमिकल फर्टिलाइजर्स उस सिंचाई के जल में घुल जाते हैं, और फिर वही जल रिस रिस के ग्राउंड में जाता है। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, भूजल है, वो भूजल भी जो हमारा पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। उसमें भी जाके जो है दैट ये आपका मिलते हैं रासायनिक खाद के जो रसायन है। अब आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, ये जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आप पढ़िएगा, या फिर आप गूगल करिए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। यही केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल का एक नतीजा है। पंजाब में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया गया है कि अब वहां से कैंसर ट्रेन नाम की ट्रेन चलती है मुंबई के लिए। अब ये तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का हो गया। फिर उसके बाद हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। अब कीटनाशकों का इस्तेमाल, तो ये भी एक तरीके का केमिकल है, ये भी ग्राउंड वाटर को जाकर क्या करता है? पोल्यूट करता है। फिर उसके बाद हम जो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो हम फसल उगा रहे हैं, वो पेस्टिसाइड्स का जब हम छिड़काव करते हैं, तो वो जो पेस्टिसाइड है वो कुछ ना कुछ तो उस फसल के अंदर भी जाता है, जिसको बाद में हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पेस्टिसाइड है क्या? बेसिकली जहर ही है ना। तो हम शुद्ध भोजन करने के बजाय हम जहर को ले रहे हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? इस चीज को चाहे आप दोबारा सुनिएगा
या इसके नोट्स बना लीजिएगा सुन सुनकर, ठीक है। लेकिन इन चीजों को, ये जो समझ है, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए, तो इसको प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। क्या ये ग्रीन रिवोल्यूशन और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, तो ये भी क्या है, ये भी एक मेथड है। ये जो है, ये जो हमारा मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक हमने क्यों इस्तेमाल की गई, ठीक है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने एग्रीकल्चर दैट हमने जो ना हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमें ये इस्तेमाल करने पड़े। और दूसरा हम मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो हम सदियों से इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये बात हो गई हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन की। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जो 4 फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिया, वो सारी चीजें भी आपके लिए हो गई। अब हमारे चैप्टर का लास्ट बचा है, तो चैप्टर के लास्ट में कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो छोटी छोटी लाइनें हैं जो आप में आपके सामने भी सवाल के रूप में आएंगी, तो उनको लेकर है एक हम छोटी सी समझ बना लेते हैं। जैसे वो मैंने चैप्टर पूरा पढ़ के उन्हीं में से वो लाइनें निकाल ली हैं आपके लिए। देखिए इसमें जो है ना, हमें कई जगह, हमें एक जगह ये देखने को, पहले तो सबसे पहले तो ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स और जो हमारे मीडियम और बिग फार्मर्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले तो ये आप नोट कर लीजिए, वो चैप्टर में दिया हुआ है। तो देखिए 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि जिनके पास है, वो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स, सीमांत या छोटे किसान कहलाते हैं। सीमांत या छोटे किसान कौन है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है। तो सीमांत और छोटे किसान कहीं पर लिखा आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होगा आपके दिमाग में, कि इनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है, तो वो फिर क्या कहलाएंगे, वो मध्यम दर्जे के या फिर बड़े किसान कहलाएंगे। तो ये चीज थी, जो फैक्ट था, जो आपको इस चैप्टर से आपको याद होना चाहिए। दूसरा एक जो फैक्ट है, जो व्यवहारिक तौर पे आप भी देखते हैं, ठीक है, उसमें जो है, अब उसको समझने से पहले अच्छा एक चीज बताइए, खेत का आकार बड़ा होगा तब उत्पादन ज्यादा होगा, या खेत का आकार छोटा होगा तब उत्पादन ज्यादा होगा, या फिर रिलेटिवली उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए खेत का आकार छोटा होगा तो उत्पादन ज्यादा होने की तो कोई संभावना है नहीं, तो ये पॉइंट तो एकदम ही काट दीजिए। दूसरी बात ये निकल के आती है कि रिलेटिवली उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 10 बीघे का जमीन 10 कुंटल का अनाज कर रहा है, तो अगर 1 बीघे की जमीन होगी, या आप इसको हेक्टेयर में समझ लीजिए, जो लोग बीघा नहीं समझते हैं, तो मान लीजिए किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, और उस 10 हेक्टेयर में वो 100 हेक्टेयर वो सॉरी 100 कुंटल, वो 100 क्विंटल जो है ना अनाज उपजा लेता है, यानी कि 1 हेक्टेयर में वो 10 कुंटल अनाज उपजा रहा है। अब अगर किसी दूसरे किसान के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर है, तो क्या ये सिचुएशन होगी कि वो अपने 1 हेक्टेयर में 1 कुंटल अनाज उपजा ले? नहीं होगी। बड़े खेतों का एग्रीकल्चर जो एग्री कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे सकते हैं। समझ में आया? जो जो खेत बड़े होते हैं आकार में, उनसे हमें अधिक उपज मिल जाती है, अधिक प्रोडक्शन होता है। लेकिन जिन खेतों का आकार छोटा होता है, रिलेटिवली उनका उत्पादन उस तरीके से नहीं होता। अगर आप 1 हेक्टेयर के खेत में खेती कर रहे हैं, तो 10 कुंटल आपको नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है कि आप 7 या 8 कुंटल में निपट जाएं। और ये व्यवहारिक ज्ञान है, आप इस चीज को समझ भी सकते हैं। आप अपने गांव के बारे में सोचें, या अपने आस पड़ोस में, अगर आप गांव में रह रहे हैं, या फिर अगर आप शहर में भी रह रहे हैं, तो आप अपने गांव के बारे में सोचिए। किसी के पास अगर कम जमीन है या छोटा जमीन का टुकड़ा है, तो उसमें उतना उत्पादन नहीं हो पाता जितना बड़ी जमीन में हो जाता है। ऐसी बात है। अब यहां पर क्या है, हमारे देश में उत्पादन को लेकर ये समस्या क्यों आती है? हमारे देश में खेतों का आकार छोटा है। और वो छोटा कैसे है, कि हमारे देश में जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ते हैं, तो खेतों का बंटवारा होता चला जाता है। दादाजी के पास 10 बीघे जमीन थी या 10 हेक्टेयर जमीन थी। दादाजी के 2 लड़के हुए, दोनों में 5-5 हेक्टेयर बट गए। अब इन दोनों के 2-2 लड़के हो गए, तो ये 5 हेक्टेयर का खेत एक तरफ बटा 2.5 2.5 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर, और दूसरे भाई के भी 2 बच्चे हैं, तो 5 हेक्टेयर बटा 2.5 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर।
तो जहां 10 हेक्टेयर की जमीन थी, अब ये तीसरी पीढ़ी में आके 2.5-2.5 हेक्टेयर के 4 टुकड़ों में हो चुकी है। तो जो प्रोडक्शन 10 हेक्टेयर जब पूरा था उसमें होता था, वो प्रोडक्शन अब इन चारों को मिलाकर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन खेतों का आकार छोटा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला एक जो इसमें है बात की गई है, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि इसकी हम आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि हम एकदम चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं। सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिशेष कृषि उत्पादन। ठीक है, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है हिंदी में? अधिशेष कृषि उपज या उत्पादन। ठीक है, अब अधिशेष जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में क्या है? अधिशेष कृषि उत्पादन। ये अधिशेष या सरप्लस क्या है? देखिए, किताब में आपके जो है ना समझाया गया है, आप मुझसे भी समझ लीजिए कि अपने उपभोग के लिए जितना उपज है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है, जो उसके बाद, ठीक है, कंजम्पशन के लिए जितना रिक्वायर्ड है, उपभोग के लिए जितना जरूरी है, उसके अतिरिक्त जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारा सरप्लस प्रोड्यूस कहलाता है, या सरप्लस प्रोडक्शन है। मान लीजिए कि मैं हूं और मेरा परिवार है, या फिर ये आप है, आपका एक परिवार है जिसमें जो है 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों के लिए साल भर के लिए मान लीजिए कि 10 क्विंटल जो है ना पर्याप्त है, 10 क्विंटल अनाज पर्याप्त है। अब आपने जो, या फिर मैंने, या आप, या फिर मैं मान लीजिए कि मेरा परिवार है, अब मैंने जो खेती की है, वो खेती में मुझे कितना मिला है? मान लीजिए कि मुझे 25 क्विंटल मैंने जो है ना प्रोडक्शन किया है साल भर में, और मुझे साल भर कंजम्पशन यानी उपभोग के लिए कितना चाहिए? केवल 10 क्विंटल। तो यहां पर एडिशनल मैंने कितना किया है? एडिशनल पैदावार कितनी हो गई? 15 क्विंटल की। और यही जो 15 क्विंटल है, यही सरप्लस है, यही सरप्लस प्रोडक्शन है। क्या बात मेरी समझ में आ गई? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद एक लास्ट जो चीज बची है, वो बची है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं जननांकीय या जनसांख्यिकीय लाभांश। डेमोग्राफिक डिविडेंड लास्ट क्या है हमारा? इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त। लास्ट चीज हमें पढ़नी है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये किसी देश की एक अवस्था होती है, ठीक है? तो वो कैसी अवस्था है? ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे जनसांख्यिकीय कीय लाभांश। ठीक है, जनसांख्यिकीय लाभांश। ये किसी देश में एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है जहां पर उस देश में युवा जनसंख्या या वर्किंग पॉपुलेशन, उसकी संख्या ज्यादा होती है बच्चों और बूढ़ों से। क्या मैंने बात आपको बताई? जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति किसी देश के साथ भी हो सकती है, और अभी वर्तमान में भारत के साथ चल रही है। और इसमें गुण क्या होता है? इसमें ये विशेषता होती है कि इस समय भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि भारत में अभी युवा जनसंख्या ज्यादा है, बच्चों और बूढ़ों की अपेक्षा युवा जनसंख्या ज्यादा है। तो जननांकीय लाभांश। अब इसको जननांकीय लाभांश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो युवा जनसंख्या ही होती है। अब जब हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास काम करने वाली जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव संभावना बनती है कि हमारे पास डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं।
तो इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जननांकीय लाभांश। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये किस स्थिति में होता है? ये तब होता है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो। जन्म दर कम है तो इसका मतलब आपके जो बच्चे और बूढ़े हैं, भाई देखिए ये आपकी एक सिचुएशन है, ये एक देश की जनसंख्या मान लीजिए इस खांचे में है, तो यहां पर ये आपके बच्चे हो गए और ये आपके बुजुर्ग हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके बच्चे हैं, ये आपके बुजुर्ग हैं, और बाकी जो पॉपुलेशन है, वो जो बाकी पॉपुलेशन है वो क्या है, वो पॉपुलेशन आपका क्या है, जननांकी लाभांश की सिचुएशन में ये आपका जो है ये पॉपुलेशन है, ये कौन सी पॉपुलेशन है, युवा, जो काम करेगी, जो वर्किंग पॉपुलेशन है। अब इस स्थिति में जननांकी लाभांश की स्थिति में जो हमारी जन्म दर है और मृत्यु दर, ये दोनों जो है मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा और हमारा जो है बर्थ रेट भी कम होगा। बर्थ रेट कम है तो यहां पर संख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब आप बोलोगे मोर्टेलिटी रेट कम है सर, तो ये कैसे, तो हमारे बूढ़े बढ़ जाएंगे। देखिए बात ये है कि ये कोई भी स्थिति जो है ना धीरे धीरे बनती है आगे। अब जब कोई भी देश अल्प विकसित होता है तो वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती हैं, बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों ज्यादा होते हैं। अब क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि भाई वो अल्प विकसित है, इसका मतलब वो एजुकेटेड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अल्प विकसित देश है तो इसका मतलब वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी नहीं है। तो एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। अगर एजुकेटेड होते तो वो बर्थ को कंट्रोल करते, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सब भगवान का आशीर्वाद है, अल्लाह का, अल्लाह की इनायत है, बच्चे तो भगवान का रूप है या बच्चे तो अल्लाह की देन है। तो एक जोड़े के या फिर एक पति पत्नी के कितने बच्चे हो गए, तो पता लगा 10 या 12। अच्छा, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्या हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो आदमी कहता है कि भाई पता नहीं कितने बचेंगे, तो एक काम करो 5-6 पैदा कर लेते हैं, 2-4 मर भी जाएंगे तो कम से कम 2-3 तो बचे रहेंगे जो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनकी वजह से जो है ना, तो जन्म दर भी ज्यादा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हेल्थ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे जो है ना देश डेवलप करता है, तो हमारी जन्म दर तो ज्यादा बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे चलते 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 एक चरण ऐसा भी आता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। और फिर जो है ना कई सालों में फिर एक ऐसी स्थिति आती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, जहां पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्य करने वाली जो जनसंख्या है, या फिर जिसको आप कह लो यूथ पॉपुलेशन है, वो ज्यादा होती है। और इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारे पास डेवलप करने की जो संभावनाएं हैं वो भी ज्यादा हैं। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? तो यहां पर आपका ये चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी खत्म हो गई। नाम बड़ा छोटा सा मतलब अच्छा सा लगता है कि इसमें क्या होगा, पालमपुर गांव की कहानी पढ़नी है, लेकिन आपने अंदर देख लिया कि कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमी के। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये समझ में आए होंगे। ठीक है, और जब आप नोट्स को पढ़ लेंगे तो और भी बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए और लगे रहिए। ठीक है, नमस्कार।